ये वीडियो एक मैग्नेट की तरह है जिसकी तरफ आप खींचे चले आओगे। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं क्लास 12th फिजिक्स मैग्नेटिज्म एंड मैटर का वन शॉट वीडियो। हमेशा की तरह खत्म करेंगे इस पूरे लेसन को सिर्फ एक वीडियो में और इस एक वीडियो को देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम LearnoHub, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। सो तैयार है सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चों, मैग्नेट ये शब्द आया कहां से? तो मैग्नेट वर्ड डिराइव किया गया ग्रीस के एक आइलैंड के नाम पर, जिस आइलैंड का नाम था मैग्नेशिया। मैग्नेशिया उस आइलैंड का नाम इसलिए था क्योंकि उस आइलैंड के नीचे पाए जाते थे मैग्नेटिक नेचर के ओर के डिपॉजिट्स। ठीक है, तो ये जो कहानी है ये 600 BC की कहानी है, यानी कि बहुत 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 हजारों साल पुरानी कहानी है, जब मैग्नेशिया आइलैंड में जो शेफर्ड अपने शीप को चढ़ाने जाते थे वो ये कंप्लेन करते रहते थे कि वो वहां पर आराम से इधर उधर चल फिर नहीं पाते। उनका यह कहना था कि उनके जो वुडन शूज थे जिनमें नेल्स लगे होते थे उसे पहनकर वो एक जगह से दूसरी जगह कंफर्टेबली मूव नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि उनके जो शूज हैं वो ग्राउंड से अट्रैक्टेड हो जाते थे, ग्राउंड के साथ काइंड ऑफ चिपक जाते थे, तो बड़ी मुश्किल से उन्हें हटाना पड़ता था और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता था। और यही सेम कहानी थी उनके डंडों के साथ भी, क्योंकि उनके जो स्टिक्स थे उनके भी टिप पर लगे होते थे आयरन, जिसकी वजह से वो भी जो है ग्राउंड से अट्रैक्टेड फील करते थे। राइट? तो इससे हमें क्या पता चला? इससे ये बात सामने आई कि उस आइलैंड के नीचे जिस ओर का डिपॉजिट है, दोज ओर्स आर मैग्नेटिक इन नेचर, बिकॉज ऑफ विच दे अट्रैक्टेड द आयरन नेल्स एंड द आयरन टिप ऑफ द रॉड। तो देखो, मैग्नेटिज्म की जो कहानी है वो आज की नहीं है, वो कई साल पुरानी कहानी है। हमारी मैग्नेटिज्म की कहानी तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, चाहे फ्रिज मैग्नेट हो या बार मैग्नेट या फिर मेट्रो ट्रेन के दरवाजे, सब जगह मैग्नेटिज्म देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, बहुत से डिवाइसेस के अंदर भी मैग्नेट्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक जनरेटर। बट आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म की, लेकिन आज की कहानी हम शुरू करेंगे विथ मैग्नेट्स। तो बच्चों, आज फिजिक्स की क्लास नहीं है, आज क्लास है स्टोरी टेलिंग की। तो अभी हमने कहानी सुनी ग्रीस की, अब मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूं चाइना की। तो अक्सर ही हम लोग ऐसा कहते हैं, राइट, कि जब कभी भी एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दो तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करता है। राइट? ये एक बेसिक सी प्रॉपर्टी है जो हम सबको पता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैग्नेट की ये जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है ये कई कई हजार सालों पहले भी लोगों को पता थी। एग्जैक्टली तो यही मैं सुनाऊंगी एक कहानी। तो चाइना की ये कहानी है करीब 4000 साल पुरानी, जब एक चाइनीज एम्परर जिनका नाम था हुआंग टाई, वो अपने दुश्मनों पर विक्ट्री लेकर आए थे, मतलब दुश्मनों पर वो विजय पाए थे एक युद्ध में, और उसका पूरा क्रेडिट जाता है किसको? राजा को नहीं, सिपाही को भी नहीं, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट को। एग्जैक्टली तो उस राजा का जो शैरियट था, जो उनका रथ था, उसको उनके इंजीनियर्स ने कुछ इस तरीके से डिजाइन किया था कि उसके सामने लगा दिया था एक मैग्नेट। तो अब मैग्नेट जो है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताएगा, तो एक स्टैचू लगा दिया गया जो यूं अपना हाथ पॉइंट करता रहता था और वो हमेशा उस रथ को साउथ डायरेक्शन दिखाता गया। और उस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए जो ये राजा की जो आर्मी थी, ये अपने एनिमी आर्मी को पीछे से अटैक करके उस वॉर को जीत गई। राइट? सो पूरा क्रेडिट, इनफैक्ट उस राजा ने खुद इस पूरे जीत का क्रेडिट किसे दिया? मैग्नेट को तो नहीं दिया। इस पूरे जीत का क्रेडिट उसने अपने इंजीनियर्स को दिया जिन्होंने उस रथ को डिजाइन किया था। एंड उन इंजीनियर्स ने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की थी? डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स। तो देखो, मैंने बताया था ना कि मैग्नेट्स की जो कहानी है ना यार, ये बहुत 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 पुरानी कहानी है।
पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि मूविंग चार्जेस की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। सो मेजरली हमने मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स को डिस्कस किया था। आज का हमारा एजेंडा है मैग्नेट्स के बारे में पढ़ना। मैग्नेट्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। पढ़ेंगे कि जितने भी मटेरियल्स, जितनी भी चीज़ें हमें हमारे आसपास दिखती हैं, उनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा लगभग एजेंडा है, ठीक है। तो शुरुआत किससे करेंगे? ऑब्वियसली बेसिक्स से, और बेसिक्स क्या है? मैग्नेट। तो शुरू करेंगे बार मैग्नेट के साथ। बार मैग्नेट वो वाला बार नहीं है, बार मैग्नेट ये है, एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट दैट हैज अ मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है, वो तो आपको दिख ही रहा होगा, दिख ही रहा है, ओके। और इसका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड है इसके चारों तरफ। मतलब ये उस स्पाइडर की तरह है जिसने अपने आसपास जाल बिछा रखा है। जैसे ही कोई दूसरा कीड़ा आएगा वो उसकी तरफ अट्रैक्टेड होगा और उस जाल में फंस जाएगा। जैसे मान लो मैंने ये सेफ्टी पिन लिया। देखो सेफ्टी पिन जब तक दूर है, ये मेरे हाथ में है, इसको कुछ फर्क नहीं हो रहा है, कुछ एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है उसको फोर्स। लेकिन जैसे जैसे मैं इसे इसके पास लेके जाती हूँ, जब इसको मैं इसके काफ़ी पास लेके आती हूँ, तो क्या हो रहा है? देखो ये खुद से अट्रैक्ट हो रहा है। देखा आपने? फिर से देखो, बहुत पास लेके गई, मैं धक्का नहीं मार रही हूँ, ये खुद से इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। देखो फंस गया, कीड़ा जो है वो मकड़े के जाल में फंस गया। ठीक उसी तरह देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये जो सेफ्टी पिन है वो इस बार मैग्नेट के साथ चिपक गया है। क्यों? क्योंकि ये अट्रैक्टेड हो गया। क्यों अट्रैक्टेड हो गया? क्योंकि इस बार मैग्नेट के आसपास इसका मैग्नेटिक फील्ड है। तो जहां हम बात शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ बार मैग्नेट की, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी एक बार मैग्नेट का ये होता है कि इफ वी फ्रीली सस्पेंड अ बार मैग्नेट लाइक दिस, इट ऑलवेज अलाइंस इटसेल्फ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर आप इस फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट को देखो तो देखो कैसे डायरेक्शन है इसका। मतलब इसको मैं कैसे भी रखूँ ना, जैसे देखो अभी अगर इसको ऐसे घुमा भी दूँ ना, मैं कैसे भी इसको रखूँ, बट ये घूम फिर के यही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करेगा। ठीक है, ये जो रेड एंड है दैट इज नॉर्थ, द ब्लू एंड इज साउथ। ठीक है, तो ये किधर पॉइंट कर रहा है? तो बेसिकली बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है दैट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक साउथ पोल ऑफ द अर्थ। बिकॉज हमारा अर्थ जो है वो अपने आप में ही एक मैग्नेट है। तो अर्थ का भी एक मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, एक मैग्नेटिक साउथ पोल है, जिसके अकॉर्डिंग ये बार मैग्नेट खुद को अलाइन करता है। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में जब हम अर्थ मैग्नेटिज्म को डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल आप ये जान लो कि जो ज्योग्राफी के हिसाब से जो हमारा नॉर्थ है और साउथ है, वो नॉर्थ इस तरफ है और साउथ इस तरफ है। तो इसीलिए देखो बार मैग्नेट ने किस डायरेक्शन में खुद को अलाइन किया है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अगर बात करें दूसरे प्रॉपर्टी की, तो दूसरा प्रॉपर्टी ये कहता है कि कभी भी किसी मैग्नेट में आइसोलेटेड पोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। मतलब जैसे मेरे हाथ में ये बार मैग्नेट है, राइट, इसका ये नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल है। अब मैं बोलती हूँ कि नहीं, मुझे ना साउथ पोल पसंद नहीं है, तो एक काम करते, मुझे सिर्फ ऐसा मैग्नेट चाहिए जिसमें सिर्फ नॉर्थ पोल हो। तो मैंने सोचा क्या करें, एक काम करते हैं, इसको बीच में से काट देते हैं। नॉर्थ पोल मुझे पसंद है तो नॉर्थ मैं रख लूंगी, राइट। साउंड्स लाइक अ गुड आइडिया, बट ऐसा कभी हो नहीं पाएगा, क्योंकि अगर मैं इसे बीच से तोड़ भी दूं तो मुझे क्या मिलेगा? एक मैग्नेट को तोड़ूंगी, मुझे दो मैग्नेट्स मिल जाएंगे। मतलब इधर वाले टुकड़े में भी नॉर्थ साउथ बन जाएगा, इधर वाले टुकड़े में भी साउथ नॉर्थ बन जाएगा। उसको फर्दर तोड़ दूंगी तो मुझे फर्दर और मैग्नेट्स मिल जाएंगे। तो बोलने का मतलब है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई एक पोल एग्जिस्ट करे। तो नॉर्थ और साउथ पोल ये हमेशा जोड़े में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब वो फेविकॉल का जोड़ हम सुनते हैं ना, जो टूटता नहीं है, तो कुछ वैसा ही है। तो आइसोलेटेड पोल्स नेवर एग्जिस्ट। तीसरा प्रॉपर्टी ये कहता है कि लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। मतलब नॉर्थ अपने एक दूसरे से भागेंगे, साउथ एक दूसरे से भागेंगे, लेकिन नॉर्थ साउथ एक दूसरे के पास आएंगे। करके देखना है, चलो देखें। यहाँ पर एक मैग्नेट ऑलरेडी है, ठीक है। अब देखो ये ब्लू जो एंड है दैट इज माय साउथ पोल। इस साउथ पोल को अगर मैं इस मैग्नेट के नॉर्थ के पास ले जाऊं, देखो कैसे मस्त चिपक गए दोनों, बिकॉज अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। लेकिन वही अगर मैं कहूँ कि नहीं, एक बार चेक करके देखते हैं कि लाइक पोल्स क्या करते हैं। अगर मैं लाइक पोल्स को लेके जाऊं, अब देखो मैं रेड वाले एंड को यानी कि नॉर्थ पोल को इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास लेके जाती हूँ। देखो चिपकना तो दूर की बात, वो तो बेचारा भाग रहा है, राइट। देखो नॉर्थ पोल जो है वो इस नॉर्थ पोल से भाग रहा है। वाई? बिकॉज लाइक पोल्स रिपेल।
बार मैग्नेट का एक चौथा प्रॉपर्टी कि यार ये मैग्नेट है, हम सबको पता है मैग्नेट सुनते ही हमें क्या लगता है कि सबको खींच लेगा अपनी तरफ, अट्रैक्ट करेगा, राइट? बट लेट मी टेल यू, नॉट ऑल मटेरियल्स गेट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। जैसे कि अगर मेरे हाथ में ये जो आयरन नेल है, इसको अगर मैं मैग्नेट के पास लेके जाऊं तो ये तो मज़े से चिपक जाएगा, मज़े से मैग्नेट इसे अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन वहीं अगर मैं इस आयरन नेल के बदले में ये एक प्लास्टिक का नेल सॉर्ट ऑफ कोई भी चीज़ ले लूँ तो ये जो है इसके साथ नहीं चिपक रहा है। देखो ये गिर जा रहा है, राइट? ये नहीं चिपक रहा है। तो इसका मतलब कुछ तो ऐसी प्रॉपर्टी होती है चीज़ों में जिसकी वजह से वो मैग्नेट से चिपकते हैं, और ये प्रॉपर्टी हर चीज़ की अलग होती है। इनफैक्ट इसी वीडियो के अंदर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस लेसन हम काफ़ी सारे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। कुछ सब्सटेंसेस डायामैग्नेटिक होते हैं, कुछ पैरामैग्नेटिक होते हैं, कुछ फेरोमैग्नेटिक होते हैं, वगैरह वगैरह। तो जब हम वहाँ पहुँचेंगे तब हमें और क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ सब्सटेंसेस को मैग्नेट अट्रैक्ट करता है और कुछ को नहीं। तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मतलब एक बार मैग्नेट अगर है तो वहाँ से जो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होते हैं, राइट? यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि जिस तरह से एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है जिसके दोनों तरफ क्या होते हैं, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होते हैं दोनों एंड्स में, उसे ही हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, राइट? ठीक उसी तरीके से एक बार मैग्नेट के जो दो एंड्स होते हैं, दे आर टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। अब आप बोलोगे कि मैम ये कहाँ से आप कुछ भी बोल रहे हो, कैसे पता हमें कि ऐसा होता है? तो चलो फटाफट से एक छोटा सा सिंपल सा प्यारा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे और हम खुद उस एक्सपेरिमेंट को करके देखेंगे कि बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा होता है। तो यहाँ मैंने ले लिया है एक बार मैग्नेट और ये हैं कुछ आयरन फाइलिंग्स। जैसा कि हमें पता है कि आयरन फाइलिंग्स इस बार मैग्नेट से स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो मैं अभी क्या करूँगी, इन आयरन फाइलिंग्स को यहाँ पर फैला दूंगी। उससे क्या होगा, ये बार मैग्नेट इन्हें अट्रैक्ट करेगा और हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न देखने को मिलेगा। मैं बहुत ज़्यादा पास नहीं फैला रही हूँ क्योंकि ये सारे उसमें चिपक जाएंगे नहीं तो मैग्नेट में, और हमें पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा आयरन फाइलिंग्स मेरे पास थे नहीं, बट अगर आप बहुत सारा आयरन फाइलिंग्स डालोगे तो आप इसे और अच्छे से फील्ड लाइन के पैटर्न को देख सकते हो। तो अब जैसा कि आप देख रहे हो कि जैसे जैसे मैं ऐसे टैप कर रही हूँ ना, हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और क्लियरली दिख रहे हैं इसमें, राइट? सो व्हाट डू वी नोटिस फ्रॉम दिस पैटर्न? वी सी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट फॉर्म क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप्स, राइट? हमें यहाँ पर कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप्स दिख रहे हैं ढेर सारे, राइट? एंड दैट्स द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो हमारे लूप्स हैं, दे नेवर इंटरसेक्ट और दे नेवर मीट एट एनी पॉइंट। चलो तो और डिस्कस करते हैं आगे। तो हमने देखा किसी भी मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है वो कैसा फॉर्मेशन होता है, वो बनाता है क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप्स, राइट? तो हमने क्या देखा, जैसे एक एंड से निकला दूसरे एंड में गया, बट अंदर ही अंदर ये पूरा लूप कंप्लीट किया, मतलब क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप ऐसा बनाता है। इसी को अगर हम कंपेयर करें फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो क्या फर्क है? एक बहुत बड़ा फर्क है। बाहर से देखने में दोनों सिमिलर जैसे लगते हैं, बट जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हैं वहां पर क्या होता है कि जो फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और नेगेटिव चार्ज में जाके खत्म हो जाती हैं। वहां पर क्लोज्ड लूप्स नहीं होते, पॉजिटिव से शुरू नेगेटिव में खत्म, पॉजिटिव से शुरू नेगेटिव में खत्म। लेकिन बार मैग्नेट के केस में ऐसा नहीं होता है, एक तरफ से शुरू दूसरे तरफ में खत्म नहीं होता है, उसके बाद भी वो अंदर जो है क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप बनाता है, विच इज वेरी सिमिलर टू द पैटर्न इन अ सोलेनॉइड। अब देखेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। सबसे पहला प्रॉपर्टी तो दे फॉर्म क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप, इसका मतलब बाय नाउ सबको समझ में आ गया होगा। दूसरी प्रॉपर्टी पर चलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि यार अगर मैग्नेटिक फील्ड का मुझे डायरेक्शन निकालना हो किसी भी पॉइंट पर तो मैं क्या करूं? देखो, अगर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न पता है, जिस भी पॉइंट पे तुम्हें नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है उस पॉइंट पे जाओ, वहां पर एक टैंजेंट बनाओ,
ठीक है, और वो टैंजेंट जो है वो तुम्हें देगा द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मतलब अगर तुम्हारा यूं है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो किसी भी पॉइंट पर तुम टैंजेंट बनाओ, इस पॉइंट पर टैंजेंट यूं बना, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस पॉइंट पर टैंजेंट यूं बना, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पे जो टैंजेंट होता है वो हमें डायरेक्शन देता है ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ की। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखते हुए हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग है, कौन सा कम स्ट्रांग है? वेल, दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो जहां पर आपको बहुत ज़्यादा डेंसिटी में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रहे हैं तो समझ जाओ कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग है। इनफैक्ट इसी कॉन्सेप्ट से हम बड़ी आसानी से ये समझा सकते हैं कि क्यों जो है हमारे लाइक पोल्स रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। मतलब नॉर्थ और साउथ पोल अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्शन की वजह, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे फोकस करो तो देखो नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में कितना डेंसिफाइड है, कितने ज़्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। इसका मतलब इन दोनों पोल्स के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है एंड देयरफॉर अट्रैक्शन। दूसरी तरफ अगर नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल के बीच की बात करें तो उस रीजन में आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न देखो, क्या दिख रहा है? वहां पर लाइंस ही नहीं है यार, बीच का जगह तो पूरा खाली है, राइट? तो लाइंस ही नहीं है, नंबर ऑफ लाइंस इज वेरी लेस, दैट मीन्स the magnetic field is very weak, that therefore the repulsion between north and north pole। चौथी प्रॉपर्टी लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रॉपर्टी कहती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर एवर इंटरसेक्ट। ऐसा क्यों? अभी अभी मैंने बोला था कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो तुम टैंजेंट बनाओगे वो तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। अब मान लो अगर दो मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस जो है इंटरसेक्ट कर जाते हैं तो जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो पॉइंट दोनों फील्ड लाइन का पार्ट है। तो अगर उस पॉइंट पे हम टैंजेंट बनाएंगे तो घपला हो जाएगा, राइट? क्योंकि वो यूनिक नहीं रहेगा, राइट? वो पॉइंट, क्योंकि वो पॉइंट दोनों लाइंस को बिलोंग करता है, तो उस पॉइंट पे तुम जो भी टैंजेंट बनाओगे वो दोनों लाइंस के लिए डायरेक्शन हो जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन हो सकता है, इसीलिए एक पॉइंट पर एक ही टैंजेंट बन सकता है एंड दैट्स द रीजन दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज अ करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मैं कुछ ऐसा करना चाह रही हूँ कि अगर हमारे पास एक सर्कुलर लूप हो जो करंट कैरी कर रहा हो, सो दैट सर्कुलर करंट कैरिंग लूप विल एक्ट एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। अब आप सोच रहे होंगे कि एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के साथ एक मैग्नेटिक डाइपोल का कुछ दूर दूर तक रिलेशन समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अब समझ आएगा, ठीक है? सो लेट अस सपोज कि हमारे पास एक इस तरह का करंट लूप है, एक सर्कुलर लूप है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, यूं, राइट? सो रिमेंबर दिस डायरेक्शन जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। ओके, तो यहां पर दो बहनें हैं, सीता और गीता। सो लेट्स से दिस इज सीता। तो जब सीता इस लूप को देख रही है तो सीता को क्या दिख रहा है कि करंट यूं फ्लो कर रहा है, और सीता को राइट हैंड रूल के बारे में पता है। तो सीता को दिख रहा है कि करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में, विच मीन्स कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सीता के तरफ होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब बात करते हैं गीता की। गीता को वही लूप दिख रहा है, लेकिन गीता जो है लूप के इस साइड है। तो गीता को क्या दिख रहा है? लूप में करंट अभी भी यूं मूव फ्लो कर रहा है, राइट? तो गीता जब अपना राइट हैंड रूल लगा रही है तो गीता को दिख रहा है कि करंट जो है वो क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। तो एज अ रिजल्ट गीता के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सीता की तरफ होना चाहिए। तो इसका मतलब बच्चों सीता और गीता दोनों के हिसाब से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो सीता के तरफ होना चाहिए। एंड मैथमेटिकली इट इज डिराइव्ड एंड फाउंड दैट मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई एक्स क्यूब। यहां पर m क्या है? m इज नथिंग बट द मैग्नेटिक मोमेंट। अब आप पूछोगे मैग्नेटिक मोमेंट कहां से आ गया? हमने बहुत पहले पढ़ा था, राइट? कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है सो देयर इज
अ मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विथ इट। तो यहां पर भी इस सर्कुलर लूप में करंट फ्लो कर रहा है, दैट मीन्स बहुत सारे चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, राइट। सो दिस मैग्नेटिक मोमेंट m इज गिवन बाय I इंटू ए, दैट इज करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप इनटू एरिया ऑफ द लूप, करेक्ट। ठीक है, अब फोकस करो इस एक्सप्रेशन पे। क्या इस एक्सप्रेशन को देखकर किसी और एक्सप्रेशन की याद आ रही है? याद करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद करने की कोशिश करो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ ऐसा ही एक एक्सप्रेशन हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, जहां पर हम कहते थे इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p बाई एक्स क्यूब। अब इन दोनों एक्सप्रेशन को कंपेयर करो। मैग्नेटिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। डाइपोल मोमेंट की जगह मैग्नेटिक मोमेंट है, और जो कांस्टेंट है वो बदल गया है, राइट। इससे क्या पता चला? जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला एक्सप्रेशन है, ये किसका एक्सप्रेशन है? दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड वाला एक्सप्रेशन अभी अभी हमने बताया, ये किसका एक्सप्रेशन होना चाहिए? ये मैग्नेटिक डाइपोल का एक्सप्रेशन होना चाहिए, एब्सोल्युटली। बट हम किसकी बात कर रहे थे? हम तो एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की बात कर रहे थे, विच एक्चुअली मीन्स दैट अ करंट कैरिंग लूप एक्ट्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। अब जहां मैं मैग्नेटिक डाइपोल की बात कर रही हूं, वहां पे दिमाग में तुरंत घंटी बजती है कि फिर तो एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल भी होना चाहिए था। तो कौन सा वाला नॉर्थ पोल है और कौन सा वाला साउथ पोल है? जिधर सीता खड़ी थी वो साउथ पोल है कि जिधर गीता खड़ी थी वो साउथ पोल है, राइट। तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा कन्वेंशन हम जनरली फॉलो करते हैं कि जिधर से हमें करंट एंटी क्लॉकवाइज जाते हुए दिख रहा है, दैट इज नॉर्थ पोल, राइट। देखो एन को अगर लिखो, एन को यूं खींच दो तो देखो कौन सा डायरेक्शन आ रहा है करंट का? एंटी क्लॉकवाइज। जिधर से करंट क्लॉकवाइज फ्लो करता हुआ दिख रहा है, दैट इज योर साउथ पोल। देखो ना, एस के दोनों एंड्स को यूं घुमा दो तो करंट क्लॉकवाइज फ्लो करता हुआ दिख रहा है, करेक्ट। तो आई थिंक विथ दिस एवरीबडी इज कन्विंस्ड कि एक सर्कुलर लूप जो है, एक करंट लूप जो है, दैट एक्ट्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। इनफैक्ट जो सिंपलेस्ट पॉसिबल मैग्नेटिक एलिमेंट है, दैट इज नथिंग बट अ मैग्नेटिक डाइपोल या फिर अ करंट लूप। अब आप पूछोगे कि सबसे सिंपलेस्ट जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल क्यों है? मैग्नेटिक मोनोपोल्स डोंट एग्जिस्ट। नॉर्थ और साउथ को तो अलग कर ही नहीं सकते, राइट। बीच में से तोड़ भी देंगे तो वापस से नॉर्थ साउथ बन जाएगा, फिर से तोड़ देंगे फिर से नॉर्थ साउथ बन जाएगा, राइट। तो इसीलिए सिंपलेस्ट पॉसिबल मैग्नेटिक एलिमेंट इज ऑलवेज अ मैग्नेटिक डाइपोल। तो बच्चों एक बात बताओ, जो बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हमने देखा, और हमने क्या देखा कि बार मैग्नेट का जो फील्ड लाइंस का पैटर्न है, दैट इज वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ अ सोलेनॉइड, राइट। और ये जो सिमिलैरिटी है ना, ये हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की तरफ इशारा करती है, और वो बात ये है कि क्या इसका ये मतलब है कि हम मान सकते हैं कि एक बार मैग्नेट जो है, दैट इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी सर्कुलेटिंग लूप्स। सोलेनॉइड क्या होता है? ऐसे 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 मल्टीपल सर्कुलर लूप्स होते हैं, राइट, जिसमें करंट फ्लो कर रहा होता है। तो क्या हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि जो मेरा एक बार मैग्नेट है ना, दैट इज नथिंग बट मेनी सर्कुलेटिंग लूप्स? अरे यूं ही नहीं कह रही हूं, देयर आर अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन दिस बार मैग्नेट एंड द सोलेनॉइड। अगर एक बार मैग्नेट के बीच में हथौड़ा मार के इसे दो टुकड़ों में तोड़ दिया जाए तो क्या होगा? मुझे मिलेगा दो बार मैग्नेट्स, राइट। ठीक उसी तरीके से अगर एक सोलेनॉइड के बीच में मैं हथौड़ा मार दूं तो क्या मिलेगा? तब भी मुझे मिलेगा दो सोलेनॉइड्स, ऑफ कोर्स विद वीकर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो चलो अब मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड एट अ फार एक्सियल पॉइंट, मतलब इसी के एक्सिस पे। सो लेट्स से ये मेरा सोलेनॉइड है, ये इसका एक्सिस है, तो इसी एक्सिस पे कहीं दूर जाके अगर कोई पॉइंट P है, ठीक है, एज्यूमिंग दैट इट इज अ फार एक्सियल पॉइंट, यानी कि इसके सेंटर से ये काफी दूर लाई कर रहा है। लेट्स से दिस डिस्टेंस इज r, तो ये जो r की जो वैल्यू है ये इस सोलेनॉइड के रेडियस से काफी ज्यादा है, ठीक है। तो इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी निकलेगी? एज्यूमिंग की लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज 2l, एज्यूमिंग की नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज स्मॉल n। सो स्मॉल n जो है, दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स
पर यूनिट लेंथ, इस पे ध्यान देना है। बहुत बार जो है बच्चे सोचते हैं कि n है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, नहीं, जब हम कैपिटल N लिखते हैं दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये मेरे गिवन चीजें हैं। तो जब मैं एक फार एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालती हूं, सो इट कम्स आउट टू बी म्यू नॉट बाई 4 इंटू 2m बाई आर क्यूब। ठीक है, म्यू नॉट बाई 4 तो एनीवेज कांस्टेंट है, हमें पता ही है। आर क्यूब हमें दिख ही रहा है कि आर क्या है, जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड। ठीक है, व्हाट अबाउट m? ये m क्या है? वेल, m इज मैग्नेटिक मोमेंट, और मैग्नेटिक मोमेंट मैथमेटिकली क्या होता है? ये होता है n इंटू आई इंटू ए, जहां पर कैपिटल N लिखा है मैंने, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट इंटू एरिया ऑफ द लूप। मतलब इसका लॉजिक कहां से आता है मैग्नेटिक मोमेंट का? हमें पता है कि एक चार्ज पार्टिकल भी अगर रोटेट करता है एक ऑर्बिट में तो उसके साथ एसोसिएट होता है एक मैग्नेटिक मोमेंट विच इज गिवन बाय आई इंटू ए। तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे वैसे टर्न्स है, राइट, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे बहुत सारे टर्न्स है। सो देयरफॉर m इज इक्वल टू कैपिटल N इंटू आई इंटू ए, जिसे अगर हम स्मॉल n के टर्म्स में लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स विल बी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू द टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं I इंटू ए क्या हो जाएगा? A विल बी द एरिया ऑफ द सर्कुलर लूप, यानी कि पाई आर स्क्वायर, एज्यूमिंग कि A जो है दैट इज द रेडियस ऑफ ईच लूप। ये अगर A है सो दिस विल बी पाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि भाई एट अ फार एक्सियल पॉइंट एक सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड इतना होता है। नाउ इंटरेस्टिंगली एक्सपेरिमेंटली ऐसा फाइंड किया गया कि फार एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ बार मैग्नेट इज सेम एज दैट ऑफ अ सोलेनॉइड। तो बार मैग्नेट क्या भी एक फार एक्सियल पॉइंट पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, मतलब जस्ट एज्यूम कि यहाँ सोलेनॉइड ना होके एक बार मैग्नेट अगर होता, उस केस में भी एक फार एक्सियल पॉइंट पर मेरा मैग्नेटिक फील्ड इतना ही होता। ठीक है, इतना ही नहीं, ये भी देखा गया कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट इज ऑल्सो सेम एज दैट ऑफ द सोलेनॉइड। अभी अभी हमने मैग्नेटिक मोमेंट की बात करी यहाँ पर, राइट, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट भी जो है सोलेनॉइड का और बार मैग्नेट का सेम है। सो फाइनली विथ ऑल दिस एक्सप्लेनेशन हम लोग कन्विंस्ड हैं इस बात से कि एक बार मैग्नेट कैन बी कंसीडर्ड एज अ लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग करंट्स एनालॉगस टू अ सोलेनॉइड। अब बच्चों होता ये है कि बहुत बार बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि ठीक है, बार मैग्नेट जो है इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, ठीक उसी तरह जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू होता है, राइट। तो कई बार बच्चे उसके साथ रिलेट करते हुए ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि ठीक है, तो ऐसा मान सकते हैं कि यार नॉर्थ पोल में एक चार्ज है प्लस क्यू एम, साउथ पोल में एक चार्ज है माइनस क्यू एम, मान लेते हैं कि मैग्नेट का जो लेंथ है दैट इज 2L। तो इन एजम्पशंस को लेके चलते हुए हम बड़ी आसानी से मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में करते थे, राइट। बट रुक जाओ, लेट मी टेल यू कि ये जो अप्रोच है तो आसान, इस अप्रोच से शायद कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर्स भी सेम मिलेंगे, बट दिस अप्रोच इज नॉट करेक्ट। रीजन बीइंग, हमें पता है एक बेसिक सा फंडा कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक सिंगल चार्ज कैन एग्जिस्ट, लेकिन मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट में एक मोनोपोल सिर्फ नॉर्थ पोल या सिर्फ साउथ पोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता है, ये हमेशा जोड़े में ही एग्जिस्ट करते हैं। चूंकि ये जोड़े में ही एग्जिस्ट करते हैं तो हम ऐसी बातें नहीं कर सकते ना कि सिर्फ नॉर्थ पोल की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड है, कि सिर्फ साउथ पोल की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। तो मतलब हम ऐसी बातें नहीं कर सकते हैं, एंड दैट्स द रीजन वी डू नॉट फॉलो दैट अप्रोच टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट। तो बच्चों, जब हमने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट विद आयरन फाइलिंग्स, उससे हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का तो आइडिया लग गया कि भाई अगर एक मैग्नेट है तो उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होते हैं, क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप बनाते हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं, तो ये सारी बातें हमें पता लग गई। लेकिन व्हाट इफ कि मुझे अगर एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना हो कि कितना स्ट्रेंथ है, कितना मैग्नीट्यूड है, कितनी वैल्यू है बी की मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैं क्या करूंगी, राइट।
तब मैं क्या करूँगी, क्योंकि जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हम वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के जैसे सेम अप्रोच तो नहीं ले सकते। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक कंपास का नीडल लिया, ठीक है, उसे हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर हमने उस कंपास के नीडल को डाल दिया। तो उस नीडल के साथ क्या होगा, वो नीडल ऑसिलेट करेगा, वो टर्न करने लगेगा। क्यों घूमेगा वो? क्योंकि उसके ऊपर टॉर्क एक्ट कर रहा होगा, राइट। टॉर्क, कितना टॉर्क एक्ट कर रहा होगा? टॉर्क इज गिवन बाय m क्रॉस b, दैट इज mb sin थीटा, राइट। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं पिछले वीडियो में, राइट। तो इस वाले नीडल के ऊपर, अच्छा एक बात और बता दूं, जब भी नीडल की मैं बात कर रही हूं तो आप नोटिस करोगे कि उस नीडल का एक तरफ ब्लू और दूसरे तरफ रेड है, जैसे कि इस बार मैग्नेट का है। तो बार मैग्नेट के केस में भी जो ब्लू वाला साइड होता है उसे हम साउथ मान के चलते हैं, रेड वाले साइड को नॉर्थ। तो वही कन्वेंशन हम इस नीडल के केस में भी फॉलो करते चलेंगे। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, अब मैथमेटिकली हम कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, यानी कि B की वैल्यू। एज्यूम ये करते हुए चलेंगे कि ये जो नीडल है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I, इसका मैग्नेटिक मोमेंट है M, ठीक है। तो कैलकुलेशन के लिए तैयार हो, चलो करें। तो बच्चों अभी अभी हमने क्या देखा कि ये नीडल को जैसे ही हम इस मैग्नेटिक फील्ड B में डाल देंगे तो ये क्या एक्सपीरियंस करेगा, ये एक्सपीरियंस करेगा टॉर्क विच इज गिवन बाय m क्रॉस b, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं mb sin थीटा। अब ये जो टॉर्क है, ये टॉर्क क्या कर रहा है, ये टॉर्क इस नीडल को रोटेट करा रहा है, राइट, दैट इज टॉर्क। तो इस टॉर्क को हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब इस टॉर्क को भी मैं एक अलग से नाम क्यों दे रही हूं वो अभी पता चलेगा। सो दिस टॉर्क इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। इस टॉर्क की वजह से ही हमारा ये नीडल जो है ये डिफ्लेक्ट कर रहा है व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। नाउ जहां पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आ जाता है पिक्चर में, वहीं पे कहीं ना कहीं रहता है मेरा रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है, जैसे मान लो आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड में डाला, इसने टॉर्क एक्सपीरियंस किया, ये अपनी जगह से घूम गया, अपनी जगह से डिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड अगर हट जाए तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। तो वापस कौन लेके आता है, रिस्टोरिंग टॉर्क। तो रिस्टोरिंग टॉर्क जो होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, I इंटू अल्फा, राइट। हमें पता है टॉर्क का ये जो रिलेशन होता है हमने रोटेशनल डायनेमिक्स में पढ़ा था, करेक्ट। सो रिस्टोरिंग टॉर्क इज गिवन बाय I इंटू अल्फा, जहां पर I क्या है, I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो चलो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, I क्या है, यह है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जिन बच्चों ने साथ में मेरे रोटेशनल डायनेमिक्स नहीं पढ़ा था क्लास 11th में, उन्हें शायद थोड़ी समझने में दिक्कत हो रही है, बट उस लेसन में हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी। एंड व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। अब भाई यहाँ रोटेशनल मोशन की ही बात हो रही है ना, क्योंकि हम घूमने की बात कर रहे हैं, राइट। ये जो मेरा निडल है ये घूम जा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या होगा इक्विलिब्रियम पर। मतलब यहां पर मैंने दो टॉर्क की बात करी, एक टॉर्क तो ये है जो इसे घुमा दे रहा है, राइट, और दूसरा टॉर्क ये है जो इसे वापस अपनी जगह पे लेकर आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम पर आइडियली दोनों बराबर होने चाहिए ताकि जो मेरा नीडल है वो जहां पे है वहीं पे रहे, ना तो वो डिफ्लेक्ट हो ना ही वो रिस्टोर हो, है कि नहीं। सो इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाएगा कि जो मेरा mb sin थीटा है ये किसके बराबर हो जाएगा, I अल्फा, राइट। अच्छा यहां पर भी मैं इसको थोड़ा सा और ब्रेक करके लिख सकती हूँ, व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम, तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन है तो ये हो जाएगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विथ टाइम, ठीक है। अब एंगुलर वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकती हूँ, लीनियर वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम। तो यानी कि इसको लिख सकते हैं d स्क्वायर थीटा बाई dt स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा की जगह हम d थीटा बाई dt लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम पे मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क विल बी इक्वल टू मेरा रीस्टोरिंग टॉर्क। अब ये जो दोनों टॉर्क है ये एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे मैंने डाल दिया एक नेगेटिव साइन। मतलब एक अगर इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो दूसरा इसे वापस क्लॉकवाइज घुमा रहा है, राइट। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ओके।
अब मान लो अब ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है ना, मतलब जो थीटा है इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा तो नहीं है, राइट? क्योंकि कितना घूम जा रहा है, ऐसा नहीं कि एकदम 180 डिग्री घूम जा रहा है, राइट? सो एज्यूमिंग कि थीटा की वैल्यू अगर बहुत छोटी है, सो फॉर अ वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा हम मैथमेटिकली साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? फॉर वेरी स्मॉल थीटा हम इसे थीटा लिख सकते हैं, राइट? इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा कैन बी अप्रोक्सीमेटली रिटन एज थीटा। तो मैं इसे लिख सकती हूँ माइनस एम बी थीटा इज इक्वल टू आई डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ? डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम बी थीटा डिवाइडेड बाई आई। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से, बहुत ध्यान से इस इक्वेशन को देखो। क्या इस इक्वेशन को देख के कोई भी ऐसा जनरल इक्वेशन याद आता है? कोई भी ऐसा इक्वेशन, इस तरह का इक्वेशन कहीं देखा हुआ याद आता है? सोचो सोचो सोचो, क्लास 11th में पहुंच जाओ। अब आप बोलोगे 11th में तो बहुत कुछ पढ़ा है फिजिक्स में, है ना? तो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो इट रिजेंबल्स द सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन। एसएचएम का जो इक्वेशन होता था, जिसका जनरल फॉर्म होता था डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहां पर एक्स क्या है? एक्स इज नथिंग बट थीटा, करेक्ट? दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो ये एसएचएम का इक्वेशन से हमें क्या पता चला कि यहां पर जिस तरह का इसका डिफ्लेक्शन हो रहा है दैट इज रिजेंबलिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अब मैथमेटिकली हम क्या कह सकते हैं? देखो, अगर एसएचएम के जनरल इक्वेशन के साथ हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो माइनस ओमेगा स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू माइनस एम बी बाई आई। तो हम देख सकते हैं कि ये वाला जो मेरा पोर्शन है दिस कैन बी इक्वेटेड टू दिस। तो माइनस एम बी बाई आई जो है वो एक तरीके से ओमेगा स्क्वायर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन तो मुझे क्या मिली? मुझे ये मिली कि यहाँ पर मोशन जो है वो किस तरह का मोशन है? मोशन इज सिंपल हार्मोनिक। ये मेरा नंबर 1 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन था। अब दूसरा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मुझे ये मिल रहा है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन तो है, साथ ही साथ इन इक्वेशन को कंपेयर करके मैं देख रही हूँ कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पर? एम बी बाई आई। यानी कि इससे मैं b की वैल्यू निकाल सकती हूँ विच विल बी ओमेगा स्क्वायर आई डिवाइडेड बाई m। ठीक है, अब ओमेगा को मैं क्या लिख सकती हूँ? ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो इसे मैं लिख सकती हूँ 2 पाई बाई टी, राइट? सिंपल हार्मोनिक मोशन में के टर्म्स में बात कर रही हूँ। सिंपल हार्मोनिक मोशन में ओमेगा क्या होता है? अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन पे पहुंच जाए सो ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसे हम 2 पाई न्यू लिखते हैं, 2 पाई इंटू लीनियर फ्रीक्वेंसी। न्यू को हम लिख सकते हैं 1/t, राइट? ये रिलेशंस हमने पढ़े हैं बेसिक्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन के, तो उसी का यूज करके यहाँ पर भी मैं 2 पाई बाई टी का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ इंटू आई बाई एम। सो यानी कि b की वैल्यू मैं लिख सकती हूँ 4 पाई स्क्वायर आई डिवाइडेड बाई एम टी स्क्वायर। तो इस तरीके से डिटरमाइन किया हमने मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। चलो, मैग्नेटिक फील्ड की कहानी तो खत्म हुई। अब बात करेंगे हम मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की। अब ये पोटेंशियल एनर्जी किस बात का? सो बेसिकली ये जो मैग्नेटिक डाइपोल, ये जो हमने कंपास को डाला मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसके साथ क्या हुआ? इसने टॉर्क एक्सपीरियंस किया, तो ये डिफ्लेक्ट किया, तो बेसिकली ये घूमना शुरू किया, तो इसने एसएचएम जैसा मोशन शो किया। ये सारी चीजें हो रही हैं, जिसका ये मतलब है कि ये जो मैग्नेटिक मेरा डाइपोल है, ये जो कंपास है, दिस विल पोजेस सम एनर्जी व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो एनर्जी ये पोजेस करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, इस एनर्जी को हम कहते हैं मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एनीवेज क्या होता है? जो भी एनर्जी हम पोजेस करते हैं बाय वर्च्यू ऑफ आवर पोजीशन। तो यहाँ पर जो भी एनर्जी, ये मेरा जो कंपास है, मेरा जो मैग्नेटिक डाइपोल है, बेसिकली वो जो भी एनर्जी पोजेस करेगा इन अ मैग्नेटिक फील्ड, उसे हम कहेंगे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल यू से, लेकिन एक छोटा सा सबस्क्रिप्ट डाल देते हैं एम, जस्ट टू फोकस ऑन मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकाल सकते हैं? सो टॉर्क हमने निकाल लिया, राइट? अब टॉर्क की वजह से जितना रोटेशन हो रहा है दैट इज टॉर्क इंटू डी थीटा, इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो मुझे क्या मिल जाएगा? मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी।
बिल्कुल लीनियर पोटेंशियल एनर्जी के साथ इसको रिलेट कर सकते हो, जैसे लीनियर केस में ऐसे, नॉट लीनियर, इन जनरल इफ आई डोंट टॉक अबाउट मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, नॉर्मली भी हम पोटेंशियल एनर्जी जब निकालते हैं तो ऐसे निकालते हैं, राइट, एफ डी एक्स, करेक्ट, जो वर्क डन होता है दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी। तो एफ का यहाँ पर रोटेशनल एनालॉग क्या होगा, टॉर्क, डी एक्स का रोटेशनल एनालॉग क्या होगा, डी थीटा, राइट। सो यू एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क डी थीटा। अब टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, एम क्रॉस बी, दैट इज एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब m और b की वैल्यू बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। अब देखो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू चेंज होती रहेगी जैसे जैसे थीटा की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो चलो यहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। तो सबसे पहले तो वो केस देखते हैं जब हमारा मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो होगा। जीरो कब होगा, तब थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब देखो यू एम की वैल्यू जीरो होने के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। सो देखो सबसे पहले हम देखेंगे केस 1 जब यू एम की वैल्यू जीरो है, ठीक है। अब यू एम की वैल्यू जीरो होने के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, खुद सोच के देखो। देखो ये सारे मेरे पॉसिबल ओरिएंटेशंस है, तो अब खुद देखो यू एम जब जीरो होगा तो उस समय कॉस थीटा की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। कॉस थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, राइट। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री मतलब जो मेरा नीडल है दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब भाई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर ये है तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए इसको, है कि नहीं। तो जब परपेंडिकुलर ओरिएंटेशन होगा उस समय मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो। उसी तरह मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम कब होगी, मिनिमम, अब आप पूछोगे कि जीरो मिनिमम नहीं था क्या, नहीं, बिल्कुल उससे भी कम जा सकती है इसकी वैल्यू। जैसे कि देखो कब, जब हम थीटा की वैल्यू को जीरो ले लें, ठीक है। सो लेट अस सपोज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो उस केस में यू एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस जीरो जो है दैट इज 1, सो यू एम की वैल्यू हो जाएगी माइनस एम बी। तो यहां पर मेरी एनर्जी की जो वैल्यू है ना वो नेगेटिव में है, करेक्ट। तो थीटा 0 डिग्री है, यानी कि कुछ इस तरीके का सिचुएशन है ना, जहां पर मेरा नीडल जो है दैट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एंड ये वाला जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन कैसा सिचुएशन है, दिस इज द मोस्ट स्टेबल सिचुएशन। मोस्ट स्टेबल क्यों है, जब एनर्जी मिनिमम होती है उस समय मेरा जो स्टेबिलिटी होता है वो मैक्सिमम होता है। एनर्जी बिल्कुल कम है क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू अटेन दैट मिनिमम एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन, सब चाहते हैं कि एनर्जी उनकी मिनिमम हो, तो इसीलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट है। तीसरा केस हो सकता है जब मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम है। अब देखो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो -1 हो, राइट। सो ओवरऑल कॉस थीटा की वैल्यू अगर -1 हो तो मेरा यू एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा। कॉस थीटा -1 कब होगा, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री, करेक्ट। तो वैसे केस में मेरा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि उस समय यू एम की वैल्यू हो जाएगी प्लस एम बी। एंड ये जब एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, इतनी ज़्यादा वैल्यू रहेगी एनर्जी की, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन। तो चलो मैग्नेटिज्म के ऊपर इतने डिस्कशन के बाद एक फटाफट से देखते हैं एनालॉजी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्सेस मैग्नेटिज्म। क्योंकि हर चीज में हमने क्या देखा, जैसे उधर इलेक्ट्रिक डाइपोल था, इधर मैग्नेटिक डाइपोल था, जैसे उधर फार एक्सियल पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू थी वैसे ही इधर भी थी, राइट। तो मतलब हर चीज का जो है एक एनालॉजी था, है ना। तो चलो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम डाइपोल मोमेंट की। तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात करते थे तो वहां पर डाइपोल मोमेंट को हम डिनोट करते थे P से, राइट। मैग्नेटिज्म में जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम डिनोट करते हैं दैट इज M, विच इज मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको मैग्नेटिक मोमेंट भी कहते हैं हम, ठीक है। सेकेंड हम बात करेंगे इक्वेटोरियल फील्ड की। जिस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते थे एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, मतलब अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जैसे कि +Q -Q वाला अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है,
तो किसी इक्वेटोरियल पॉइंट पर इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे उसकी वैल्यू क्या आती थी 1/4πε0 p/r³, एज्यूमिंग कि इसका जो डिस्टेंस है इन चार्जेस से दैट इज r। मैग्नेटिज्म में जब हम यही चीज निकालते हैं तो इसकी वैल्यू होती है -μ0/4πm/r³। देखो सारी चीजें सेम है, सिर्फ p के बदले में यहाँ m आ गया है, ठीक है। थर्ड हम बात करेंगे एक्सियल फील्ड की। जैसे ये तो इक्वेटोरियल फील्ड था, उसी तरह अगर कोई पॉइंट जो इसके एक्सिस पे लाई कर रहा है, जैसे कि ये पॉइंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो एक्सियल फील्ड हम कैसे निकालते थे 1/4πε0 2p/r³। और यहाँ पर हम एक्सियल फील्ड कैसे निकालते हैं μ0/4π 2m/r³। इनफैक्ट यही एक्सियल फील्ड होता है एट अ फार एक्सियल पॉइंट ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है, हमने देखा था थोड़ी देर पहले। ओके, इसके बाद क्या बात करेंगे, इसके बाद करेंगे बात हम टॉर्क इन एक्सटर्नल फील्ड। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो टॉर्क होता था दैट वाज गिवन बाय P×E। वहीं मैग्नेटिज्म में जो टॉर्क है दैट इज गिवन बाय P की जगह हमेशा क्या आ जाता है M, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, सो M×B। सो देखो सारी चीजें बिल्कुल एनालॉगस है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता था वैसे ही मैग्नेटिज्म में है। इसीलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है वो क्लोजली रिलेटेड है। उसके बाद अगर बात करें हम एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड में, अभी अभी जो हमने बात करी थी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की, राइट, तो उसी तरह यहाँ पर भी था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक नॉट मैग्नेटिक बट पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम -p.E से डिनोट करते थे, और यहाँ पर इसे हम डिनोट करते हैं -m.B से, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म क्लोजली रिलेटेड है। तो बच्चों इसी के साथ अब हम बात करने वाले हैं अबाउट गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ से कुछ याद आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हमने गॉस लॉ पढ़ा था, राइट। क्या कहता था गॉस लॉ, कहता था कि कोई भी क्लोज्ड सरफेस के लिए इंटीग्रेशन ऑफ E.ds, जिसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कहते हैं, इज इक्वल टू Q/ε0, ठीक है। यानी कि अगर लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में दिस इज हाउ द पिक्चर इज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे होते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब मान लो हम इस सरफेस 1 की बात करते हैं, तो इस सरफेस 1 में हमें क्या दिख रहा है कि नेट एनक्लोज्ड चार्ज इज 0, कोई चार्ज एनक्लोज्ड नहीं है। जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें घुस रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे निकल रहे हैं, करेक्ट। तो इसके केस में जो हमारा फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, दैट इज इक्वल टू 0 यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर कोई चार्ज एनक्लोज्ड नहीं है, सो Q इज 0। लेकिन वहीं अगर मैं सरफेस 2 की बात करूं तो देखो सरफेस 2 के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज एनक्लोज्ड है, करेक्ट। तो चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है उस सरफेस के अंदर, तो यानी कि वहां से जो नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो निकलेंगे दे विल बी मोर व्हेन कंपेयर टू दोज हु आर एंटरिंग, करेक्ट। तो इस केस में जो मेरा फ्लक्स होगा दैट विल बी इक्वल टू द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, ये जो टोटल पॉजिटिव चार्ज एनक्लोज्ड है दैट प्लस Q/ε0, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अब हम मैग्नेटिज्म की बात करेंगे। तो मैग्नेटिज्म में हम किसकी बात करेंगे, जब इलेक्ट्रिसिटी में हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो मैग्नेटिज्म में किसकी बात करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स की, ऑफ कोर्स। सो मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ B.ds की कहानी करेंगे यहाँ पे। बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ चीज़ें थोड़ी अलग हैं। यहाँ पर जो हमारे फील्ड लाइंस होते हैं ये क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप बनाते हैं, राइट। तो अगर मैग्नेटिज्म की पिक्चर को हम देखें तो यहाँ पर हमें कहीं पर भी जो है चार्ज नहीं दिखता है, राइट, क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। देयर इज नथिंग लाइक नॉर्थ पोल अकेले, साउथ पोल अकेले, ये दोनों जोड़े में एग्जिस्ट करते हैं। तो इस पिक्चर में कहीं पर भी हमें कोई चार्ज एनक्लोज्ड नहीं दिखेगा। चाहे हम सरफेस 1 की बात करें तो वहां पर भी जो नेट चार्ज एनक्लोज्ड है दैट इज 0। चाहे हम सरफेस 2 की बात करें तो वहां पर भी जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर कर रहे हैं उतने ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल जा रहे हैं, राइट। तो यहीं से हम कंक्लूड करते हैं दैट इंटीग्रेशन ऑफ B.ds इज ऑलवेज इक्वल टू 0 एंड दैट्स गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म।
तो यानी कि अगर इसे हम इन वर्ड्स बताएं, सो द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज इक्वल टू 0, और यही कहता है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। तो प्यारे बच्चों, अगर हम गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म को कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि ये जो लॉज हैं गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, दोबारा से हमें यही बात याद दिला के जाती है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। कैसे? देखो, दोनों में फर्क क्या है। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ की बात करते हैं तो हमें राइट हैंड साइड में मिलता है Q/ε0, जो कि हमें यह कहता है कि एक आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। Q, एक प्लस Q, एक माइनस Q अपने आप में अलग से एग्जिस्ट कर सकता है, एंड दैट इज व्हाई वी हैव Q/ε0 ऑन द राइट हैंड साइड। दूसरी तरफ जब हम गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म को देखते हैं तो वहां पर ये Q के बदले में कुछ और Q नहीं आया, क्योंकि मैग्नेटिज्म में मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। क्यों क्या है? एक सिंगल चार्ज है। जब दो चार्ज आ जाते हैं साथ में तो बन जाता है डाइपोल, राइट, इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहां पर जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल साथ में होते हैं तो ये क्या बना देता है? मैग्नेटिक डाइपोल, राइट, जो कि एक बार मैग्नेट है। लेकिन चूंकि एक सिंगल पोल कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसीलिए वी डू नॉट हैव एनीथिंग लाइक Q/ε0 इन दिस केस। मतलब Q का जो मैग्नेटिज्म वाला जो पिक्चर है ना, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल का मैग्नेटिज्म वाला पिक्चर क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल। तो उसी तरह Q का जो मैग्नेटिज्म वाला पिक्चर है वो होता ही नहीं है, बिकॉज मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। तो चलो अब देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। ये है प्रॉब्लम नंबर 1। अ प्लेनर लूप ऑफ इरेगुलर शेप एनक्लोजेस एन एरिया ऑफ 7.5 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास अगर एक इरेगुलर शेप का लूप है कुछ इस तरीके से, जिसका एरिया हमें दिया हुआ है। इट कैरीज अ करंट ऑफ 12 एम्पियर। ठीक है, सो लेट्स से कि इसमें 12 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। द सेंस ऑफ फ्लो ऑफ करंट अपीयर्स टू बी क्लॉकवाइज टू एन ऑब्जर्वर। तो जैसा कि मैंने बनाया, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, राइट, घड़ी का कांटा इसी डायरेक्शन में घूमता है। What is the magnitude and direction of magnetic moment associated with the current loop? तो इस current loop से associated magnetic moment कितना होगा? So magnetic moment is given by I into A, right? That's how we define magnetic moment. तो यहाँ पर I की वैल्यू है 12 और A की वैल्यू है 7.5 into 10⁻⁻4. So when we calculate, this comes out to be 9 into 10⁻⁻3 ampere meter square. तो ये तो हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड। और इसकी डायरेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं राइट हैंड रूल, राइट। तो चूंकि करंट मेरा क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो चारों फिंगर्स को क्लॉकवाइज रोल कर दो, तो थंब मेरा किधर पॉइंट कर रहा है? डाउनवर्ड्स। तो यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द लूप डाउनवर्ड्स। चलो देखिए प्रॉब्लम नंबर 2। अ क्लोजली वुंड सोलेनॉइड ऑफ 2000 टर्न्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.6 into 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 4 एम्पियर इज सस्पेंडेड थ्रू इट्स सेंटर अलाउिंग इट टू टर्न इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, तो सोलेनॉइड का नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है। ठीक है, सोलेनॉइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है विच इज A, इसका करंट भी दिया हुआ है विच इज I। ठीक है, और इस सोलेनॉइड को हमने इस तरीके से एक, समझ लो कि एक रस्सी के साथ बांध दिया। ठीक है, सो दैट ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर सके। ठीक है, अब जो है मुझे क्या करना है, तो सिचुएशन कुछ ऐसा है कि लेट्स से मेरे पास एक सोलेनॉइड है, ठीक है, जिसको मैंने सेंटर से सस्पेंड कर दिया है। मतलब जैसे समझ लो मैग्नेटिक कंपास के अंदर जो नीडल होता है ना, उसको हम उसके सेंटर पे पिवोट कर देते हैं ताकि वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मूव कर सके। तो उसी तरह ये सोलेनॉइड भी यूं 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 मूव कर पाएगा। ठीक है, ओके। तो अब सबसे पहला पार्ट तो मुझे ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द सोलेनॉइड। ठीक है, अब मैग्नेटिक मोमेंट सिंपल है, कैसे हम निकालते हैं मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द सोलेनॉइड? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड विच इज कैपिटल N। देखो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को हम हमेशा कैपिटल N से डिनोट करेंगे। सो नंबर ऑफ टर्न्स इंटू I इंटू A, क्योंकि एक सोलेनॉइड में एक सर्कुलर लूप तो होता नहीं है, ऐसे मल्टीपल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है 2000, I दिया हुआ है 4 एम्पियर, एरिया दिया हुआ है 1.6 into 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर।
तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो इट विल बी 1.28. ठीक है, तो ये मेरा क्या निकल गया, ये निकल गया मेरा मैग्नेटिक मोमेंट. ओके, सो इतना एम्पियर मीटर स्क्वायर. ओके, तो दिस सॉल्व्स पार्ट 1 विच वॉज रिलेटिवली इजी. अब देखते हैं पार्ट बी. पार्ट बी पूछ रहा है व्हाट इज द फोर्स एंड टॉर्क ऑन द सोलेनॉइड if a uniform horizontal magnetic field of 7.5 into 10 to the power minus 2 Tesla is set up at an angle of 30 degree with the axis of the solenoid. ठीक है, तो मतलब यूं समझ लो कि हमने क्या किया, ये तो मेरा सोलेनॉइड था पहले. अब लेट से कि हमने इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड डाल दिया. ठीक है, और मेरा जो सोलेनॉइड है वो इस मैग्नेटिक फील्ड से लेट से 30 डिग्री बना रहा है. ठीक है, सो लेट से ये जो एंगल है, दिस एंगल इज 30 डिग्री, क्योंकि मेरा सोलेनॉइड तो इज केपेबल ऑफ रोटेटिंग इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, है ना. तो अब लेट से कि ये 30 डिग्री बना रहा है, तो अब मुझे बताना है कि इस पे फोर्स कितना होगा. वेल फोर्स तो इस पे 0 होगा, क्योंकि फोर्स क्या होता है, जब भी हमने देखा ना बार मैग्नेट को भी आप मैग्नेटिक फील्ड में डाल दो या सोलेनॉइड को भी डाल दो तो इसके ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगेंगे. सो नेट फोर्स तो यहाँ पर 0 होगा, लेकिन यहाँ पर टॉर्क एक्ट करेगा. राइट, टॉर्क की वजह से ही ये जो है घूमेगा. एंड व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज गिवन बाय m क्रॉस b. ठीक है, जहां पर m क्या है, m इज द मैग्नेटिक मोमेंट जो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था. सो दिस इज बेसिकली m b साइन थीटा. सो m की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 1.28 निकला था यहाँ पर. b जो है वो दिया हुआ है यहाँ पे विच इज 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और साइन थीटा हो जाएगा साइन इंटू 30 डिग्री. तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन मीटर. सो दिस इज गोइंग टू बी द टॉर्क. ये तो बहुत आसान था, क्यों बच्चों? तो चलो अब शुरू करते हैं हम इसी कहानी का अगला पड़ाव, यानी कि अगला स्टेप. इसके अंदर हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स के बारे में. किस तरीके से हम किसी भी मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बता सकते हैं. इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में हमें पता होने चाहिए. तो फिलहाल हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में, जैसे कि मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी. तो चलो शुरुआत करते हैं. तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम मैग्नेटाइजेशन. मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या है? याद है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे ऑर्बिट्स में मूव करता रहता है, इस इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड होता है एक मैग्नेटिक मोमेंट. याद है? ओके. अब जब हम ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, किसी भी मटेरियल की हम बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या एक इलेक्ट्रॉन है? बिल्कुल नहीं, उसमें तो हजारों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो इन सारे इलेक्ट्रॉन्स के साथ इनके रेस्पेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट्स एसोसिएटेड हैं. राइट. तो अब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स के जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं वो सारे एड अप होके आपको देगा एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट. करेक्ट. So this net magnetic moment per unit volume is called magnetization. राइट. तो मैग्नेटाइजेशन का मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज मैग्नेटाइजेशन. ठीक है. सो ये जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है दैट इज नॉन जीरो. क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने बताया मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है. सबका एक एक मैग्नेटिक मोमेंट है, m1 m2 m3 m4 एंड सो ऑन. इन सब को ऐड कर दोगे सो दे वेक्टोरियली एड अप टू गिव अ नॉन जीरो सम. तो ये नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज योर मैग्नेटाइजेशन. मैग्नेटाइजेशन को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से. इट इज डेफिनेटली अ वेक्टर क्वांटिटी. इसका यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर और इसे हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी कहते हैं. तो बच्चों यहाँ हम इंट्रोड्यूस करेंगे एक और नया क्वांटिटी विच इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल H से. तो इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हम एक सिचुएशन लेते हैं. ठीक है. मान लेते हैं कि हमारे पास एक सोलेनॉइड है और जैसा कि आप देख रहे हो कि अब इस सोलेनॉइड के अंदर एक मटेरियल इंसर्टेड है.
राइट। पहले क्या होता था, अंदर खाली होता था, बट नाउ वी हैव अ मटेरियल इनसाइड, ठीक है। और ये जो मटेरियल है, इसका जो मैग्नेटाइजेशन है इस मटेरियल का, इसके अंदर हमने एक ऐसा मटेरियल डाला है जिसका मैग्नेटाइजेशन इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इस मटेरियल का खुद का एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। चूंकि इसका खुद का एक मैग्नेटाइजेशन है तो सोलेनॉइड के अंदर का जो रीजन है उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा, राइट। जब हम पहले सोलेनॉइड की बात करते थे तब हम क्या कहते थे कि मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड अ सोलेनॉइड कितना होता था, इस सिचुएशन की बात नहीं कर रही हूं, नॉर्मली बी नॉट कितना होता था, म्यू नॉट एन आई, वेर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल एन है इसीलिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। बट अब मैंने क्या किया, अब मैंने मटेरियल इंसर्ट कर दिया। अब आप मुझे लॉजिकली बताओ कि अगर मैंने एक ऐसा मटेरियल इंसर्ट कर दिया है जिसका खुद का एक मैग्नेटाइजेशन है, तो इसकी वजह से जो मेरे सोलेनॉइड के अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड था, क्या वो बढ़ेगा या घटेगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्योंकि अब उस मटेरियल का खुद का एक मैग्नेटाइजेशन है ना। तो अब जो मेरा नया मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जितना पुराना था प्लस बी एम, मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दिस इज ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल जिसको हमने इसके अंदर इंसर्ट किया है, ठीक है। ओके, अब ऐसा फाइंड आउट किया गया एक्सपेरिमेंटली कि ये जो बी एम है, राइट, इस मटेरियल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल, इस मटेरियल का जो मैग्नेटाइजेशन है उससे वो प्रोपोर्शनल है। तो उस लॉजिक के से हम क्या लिख सकते हैं, B इज इक्वल टू बी नॉट प्लस म्यू नॉट एम, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर थ्रू आउट में म्यू नॉट से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा B बाई म्यू नॉट इज इक्वल टू बी नॉट बाई म्यू नॉट प्लस एम। और ठीक यहीं पर हम एक नया क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करते हैं, और इस नए क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, इस नए क्वांटिटी को हम कहते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी या फिर H। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी H इज इक्वल टू बी नॉट डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। देखना मैथमेटिकली ये बहुत काम आने वाला है अब, ठीक है। तो ये हमने H बोल दिया, तो मैथमेटिकली अब मैं क्या लिख सकती हूँ, B बाई म्यू नॉट इज इक्वल टू H प्लस M, या फिर मैं कह सकती हूँ कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू H प्लस M। तो अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखूं तो मुझे क्या दिख रहा है कि अब सोलेनॉइड के अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड B है ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो H पर, राइट, और दूसरा M पर। M किसकी वजह से आ रहा है, M इज ड्यू टू द स्पेसिफिक नेचर ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल जो मैंने अंदर डाला है, और H यानी कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है ये किसकी वजह से आ रहा है, इट इज ड्यू टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक करंट, मतलब इस सोलेनॉइड में जितना करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज डिनोटेड बाय H। तो इस तरीके से, इस रिलेशन से हमें H और M दोनों के बीच का रिलेशन पता चला, व्हाट इज H, व्हाट इज M एंड हाउ आर दे डिफरेंट, ठीक है। तो अगर वापस आते हैं हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी H पर, तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल H से, इसका यूनिट है एम्पियर्स टर्न्स पर मीटर, ठीक है। इसकी डेफिनेशन से देख सकते हो इसका यूनिट। इसका एक दूसरा नाम है मैग्नेटाइजिंग फोर्स। जिस तरह से मैग्नेटाइजेशन M को हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी कहते हैं, उसी तरह मैग्नेटिक इंटेंसिटी H को हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी कहते हैं। तो अब बात करेंगे हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की। ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टेबल वर्ड का मतलब होता है वल्नरेबल, ओपन टू, मतलब जैसे आमतौर पे हम ऐसे कहते हैं ना कि ही इज़ वेरी ससेप्टेबल टू इन्फेक्शंस, मतलब उसे बहुत आसानी से इन्फेक्शन हो जाते हैं, राइट। सो दैट इज ससेप्टिबिलिटी। तो ससेप्टिबिलिटी हमें ये बताता है कि कोई भी मटेरियल एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिस्पॉन्ड करता है। मतलब मान लो एक मटेरियल अपना आराम से बैठा हुआ है, अचानक से एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो गया, तो वो मटेरियल जो है वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्टेड होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल्ड होगा, कैसा होगा उसका रिस्पॉन्स, ये बताता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो कि
एक संडे इवनिंग है, आप आराम से बैठे हो रिलैक्स मूड में, ठीक है, अचानक आपके पास एक फ़ोन आता है या अचानक आपके पास मैसेज आता है कि कल स्कूल में आपका सरप्राइज टेस्ट है, ठीक है। अब आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, डिपेंड करता है। अगर एक ऑप्शन ये हो सकता है कि भाई आप जो है तुरंत पढ़ाई करने बैठ जाओगे और एकदम ज़ोर शोर से पढ़ने लग जाओगे। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप सोचोगे कि अब कल टेस्ट है, पढ़ के भी कुछ नहीं होगा, तो चलो सोचा था शाम को आधा घंटे पढ़ूंगा बट अब पढ़ता ही नहीं हूँ, राइट। तो मतलब पहले केस में मे बी यू मे गेट अट्रैक्टेड टू स्टडीज, दूसरे सिनेरियो में यू मे गेट रिपेल्ड फ्रॉम स्टडीज। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी सीन होता है, ठीक है। अब मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो ससेप्टेबिलिटी को हम डिनोट करते हैं काई से। ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। मैथमेटिकली काई इज इक्वल टू m बाई h या फिर m इज इक्वल टू काई h, जहां पर m इज मैग्नेटाइजेशन एंड h इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और इन दोनों के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं अट्रैक्शन और रिपल्शन की। देखो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से दूर चले जाते हैं, रिपेल, मतलब पढ़ाई करते ही नहीं है जब पता चलता है अचानक से कि भाई कल टेस्ट है। तो उस तरह के सब्सटेंसेस को हम कहते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। दूसरी तरफ कुछ ऐसे होते हैं जिनको जैसे ही पता चलता है कि यार कल एग्जाम है, वो पढ़ने लग जाते हैं, बिल्कुल पढ़ाई से दोस्ती कर लेते हैं। तो उस तरह के सब्सटेंसेस होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जो मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्टेड होते हैं, ठीक है। सो आई थिंक विद दिस यू गॉट एन आइडिया व्हाट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो चलो अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं मैथमेटिकली। तो बच्चों मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के डेफिनेशन के हिसाब से जो ससेप्टिबिलिटी है दैट इज इक्वल टू m बाई h। क्यों? क्योंकि जैसा कि हमने अभी बताया कि मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी दैट इज काई मल्टीप्लाइड बाई मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक तरीके से, ठीक है। नाउ विथ दिस थिंग, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन था जो अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था, विच सेड कि म्यू नॉट बी इज इक्वल टू म्यू नॉट h प्लस m, उसको भी हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट h प्लस काई h, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट h इंटू 1 प्लस काई। अब यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं हम एक और नया टर्म, और इस नए टर्म को हम कहते हैं परमिएबिलिटी। सो व्हाट इज परमिएबिलिटी? सो बेसिकली ये जो 1 प्लस काई है इसे हम डिफाइन करते हैं एज म्यू आर। म्यू आर मतलब आर इज फॉर रिलेटिव, सो म्यू आर मीन्स रिलेटिव परमिएबिलिटी। अभी इसको मैथमेटिकली देखते हैं, उसके बाद अभी डिस्कस करेंगे कि परमिएबिलिटी एग्जैक्टली होता क्या है, ये किसी भी मटेरियल के बारे में बताता क्या है, ठीक है। बट विथ दिस व्हाट वी कैन से कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट H इंटू म्यू आर, ठीक है। तो इसे लिख सकते हैं म्यू नॉट म्यू आर इंटू H, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और हम देखते हैं कि म्यू नॉट और म्यू आर इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू म्यू विच इज परमिएबिलिटी ऑफ अ मटेरियल, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं सिर्फ एक्सप्रेशंस लिखे जा रही हूं, बट जस्ट नाउ वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट देयर फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। सो विद दैट वी कैन से B इज इक्वल टू म्यू H। नाउ दिस अगेन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो इससे देखो हमें क्या पता चला कि जो M है ना, मैग्नेटाइजेशन जो है, ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी मैग्नेटिक इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बेसिकली ऑल दीज टर्म्स आर दे आर वेरी मच रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। ओके, अब सवाल ये उठता है कि ये जो परमिएबिलिटी के बारे में हमने बात करी, परमिएबिलिटी का सिग्निफिकेंस क्या है? तो परमिएबिलिटी ये बताता है कि कोई भी मटेरियल कितनी आसानी से मैग्नेटाइज होगा। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के बारे में। तो देखो क्या देखा हमने, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जो है वो किसी भी मटेरियल की एबिलिटी है टू बिकम मैग्नेटाइज्ड, मतलब वो खुद के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एस्टैब्लिश करने की उसमें कितनी एबिलिटी है। वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि यार मेरे अंदर मैग्नेटिक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाए, वो बहुत कम इंटरेस्टेड है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो उसकी वो वाली एबिलिटी जिससे वो अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड को एस्टैब्लिश करना चाहे वो बताता है, उसकी उस एबिलिटी को बताता है कौन? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, राइट। तो
मैथमेटिकली भी आपने देखा कि मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ये बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है. सो वी सॉ दैट म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई, जहां पर म्यू आर इज रिलेटिव परमिएबिलिटी. ठीक इसी तरीके से अगर हम परमिएबिलिटी की बात करें विच इज म्यू, तो म्यू और म्यू आर में क्या रिलेशन है? म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर. राइट, तो ये जो सारी चीजें हैं ना, रिलेटिव परमिएबिलिटी, ससेप्टेबिलिटी, ये सारे क्लोजली लिंक्ड है. आप ऐसे सोच के देखो, अगर मैं एक ऐसे सब्सटेंस की बात करूं, ठीक है, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होता है, जैसे कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस. ठीक है, वो क्या होता है, जब पता चलता है कि कल एग्जाम है तो वो बोलता है भागो भागो भागो, मुझे पढ़ाई करनी ही नहीं है. राइट, सो दैट इज डायामैग्नेटिक. तो यानी कि ऐसे सब्सटेंस की जो ससेप्टेबिलिटी है वो क्या है? वो कम है. क्यों? क्योंकि वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होता है, भागता है, तो उसकी ससेप्टेबिलिटी कम है. अब आप लॉजिकली सोच के बताओ कि ऐसा जो सब्सटेंस होगा, क्या वो अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड एस्टैब्लिश करने में बहुत इंटरेस्टेड होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये तो भाग रहा है भाई. जो अप्लाई किया है मैग्नेटिक फील्ड, ये उससे भाग रहा है, ये उसको अपने पास भी नहीं आने दे रहा है. तो ऑब्वियस ही बात है कि ये अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड एस्टैब्लिश करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होगा. तो यानी कि जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, इस तरह के सब्सटेंसेस के परमिएबिलिटी भी कम होगी और इनकी ससेप्टेबिलिटी भी कम होगी. राइट, सो विद दिस एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा है कि व्हाट इज ससेप्टेबिलिटी एंड व्हाट इज परमिएबिलिटी. राइट, जब जो बच्चा जिसे पता चलता है कि एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड आया, पता चला कि कल एग्जाम है, ठीक है, उसने कैसे रिएक्ट किया? उसने बोला नहीं मुझे नहीं पढ़ना है, वो रिपेल कर गया, वो दूर चला गया. तो जब वो दूर चला जाएगा तो उसके अंदर का जो नॉलेज है, क्या वो नॉलेज बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो तो पढ़ेगा ही नहीं. समझ आई बात विद दिस एग्जाम्पल? सो बच्चों प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज, इनको समझो, खाली रटो नहीं मैथमेटिकल रिलेशंस और डेफिनेशंस. अंडरस्टैंड व्हाट इज परमिएबिलिटी, व्हाट इज ससेप्टेबिलिटी. ठीक है, चलो आगे बढ़े. ओके, तो अभी तक हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज डिस्कस की, इनके ऊपर बेस करके हम सारे मटेरियल्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. ठीक है, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक. ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो सारी प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस करके हम कैसे बता सकते हैं कि ये अलग अलग क्लास में फॉल करेंगे? बिल्कुल बता सकेंगे. एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, ये बस एक छोटा सा ट्रेलर है. जैसे मान लो अगर मैं बात करती हूँ मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी की, काई की, तो हम देखते हैं कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए जो काई की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है. ससेप्टेबल ये होते ही नहीं है, ये बिल्कुल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को देखते ही रिपेल कर जाते हैं, भाग जाते हैं. तो काई की वैल्यू इनके लिए नेगेटिव होती है. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए क्या होता है? काई की वैल्यू पॉजिटिव तो होती है, ये अट्रैक्टेड होते हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से, बट इसकी वैल्यू कम होती है, स्मॉल होती है. सो दिस इज काई इज पॉजिटिव बट स्मॉल. फेरोमैग्नेटिक के लिए काई की वैल्यू पॉजिटिव भी होती है और इसकी वैल्यू भी लार्ज होती है. राइट, तो इसका मतलब देखो, सिर्फ काई के वैल्यू के बेसिस पर आप आसानी से बता सकते हो कि कोई भी एक गिवन मटेरियल डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है या फिर फेरोमैग्नेटिक है. तो शुरू करते हैं विथ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस. तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस वैसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी हमेशा टेंडेंसी होती है कि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रॉन्गर पार्ट से वीकर पार्ट की तरफ चले जाएं. मतलब जहां पर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है वो वहां से दूर ही रहते हैं. राइट, तो वो होते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस. यहां पर मेरा आपसे एक सवाल है इसी डेफिनेशन के ऊपर. अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लो एक मैग्नेट है, तो क्या वो मैग्नेट डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करेगा? सिंपल सा सवाल है, क्या एक मैग्नेट डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा यार? अब खुद सोचो, मैग्नेट जो है, मैग्नेट के आसपास क्या है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, तभी तो वो दूसरों को अट्रैक्ट करता है. राइट, तो मैग्नेट के आसपास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन मेरा जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है उसे तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से एलर्जी है, वो हमेशा वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भागता है. तो क्या होगा? ये मैग्नेट अगर अट्रैक्ट करना चाहे तब भी ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है ये इससे दूर भागेगा. सो एज अ रिजल्ट अ मैग्नेट विल रिपेल अ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस. तो अब अगर हम एक डायामैग्नेटिक मटेरियल को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डाल दें तो क्या होगा?
यार डायामैग्नेटिक है तो इसे तो बिल्कुल पसंद ही नहीं है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल कर देगा, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर घुसने ही नहीं देगा। करेक्ट। तो इस वजह से हम देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हैं, जैसे ही एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस आता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके बाहर से रिपेल होती हुए चली जाती हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, मटेरियल के अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रिड्यूस हो जाता है, हालांकि वो रिडक्शन भी काफ़ी कम होता है। ठीक है, अब अगर मान लो हम इस डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डालें, तब क्या होगा। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोले तो कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड कम है, इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम इसे डालें, तो जैसा कि हमें पता है डायामैग्नेटिक हमेशा क्या चाहता है, उसकी हमेशा टेंडेंसी होती है कि वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ चला जाता है। तो ये सब्सटेंस जो है ये कहाँ पे हमें मिलेगा, वीकर मैग्नेटिक फील्ड वाले एरिया में ही मुझे डायामैग्नेटिक सब्सटेंस देखने को मिलेगा। तो चलो अब डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का जो ये बिहेवियर होता है, इस बिहेवियर के पीछे कारण क्या है, थोड़ा सा और डिटेल में झांक के देखते हैं कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स होते हैं, उनके मैग्नेटिक मोमेंट के साथ क्या हो रहा होता है इस पूरी पिक्चर में। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनका खुद का कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल एवरी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है उनका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है दैट इज जीरो, कोई नेट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में भी एक फील्ड डेवलप हो जाती है, हालांकि इट डेवलप्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फील्ड। अगर अप्लाइड फील्ड इधर है तो उनमें जो मैग्नेटिक मोमेंट एस्टैब्लिश होगी वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, और ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से ही ये रिपल्शन होता है। राइट, जैसा हमने देखा ना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये रिपेल करता है, तो वो रिपल्शन इसी वजह से होता है। अगर हम बात करें परमिएबिलिटी की या ससेप्टेबिलिटी की, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था, ये वैसे सब्सटेंसेस हैं जिन्हें मैग्नेटिक फील्ड से एलर्जी है। राइट, इन्हें खुद को मैग्नेटाइज नहीं करना है, भले आप अप्लाइड फील्ड लगा दो, भाई हमको मैग्नेटाइज होना ही नहीं है, तो इसीलिए इसकी परमिएबिलिटी कैसी होती है, लेस देन 1 होती है। इसकी ससेप्टेबिलिटी कैसी होती है, नेगेटिव होती है। क्यों, क्योंकि ये कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं अप्लाइड फील्ड से, ये रिपेल करते हैं। राइट, बहुत ज़्यादा दोस्ती नहीं है अप्लाइड फील्ड के साथ, तो इसकी ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव होती है। सो कुल मिला के ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव होती है, परमिएबिलिटी लेस देन 1 होती है। ऐसे सब्सटेंसेस क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक। तो अब बात करेंगे हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में। क्या होते हैं ये, डायामैग्नेटिक के ऑपोजिट। ठीक है, यानी कि ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी टेंडेंसी होती है वीक मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन की तरफ जाने की। ठीक है, तो ये जहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है उधर जाना चाहते हैं। इसका ये भी मतलब हुआ कि अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इस तरह के सब्सटेंसेस जो हैं ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें मैग्नेटिक फील्ड पसंद है, तो ये उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, खुद भी मैग्नेटाइज हो जाते हैं, हालांकि ये वीकली मैग्नेटाइज होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं फिर से आपसे एक सवाल पूछूं कि एक मैग्नेट है, क्या वो मैग्नेट एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करेगा? सोचो 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 सोचो। वेल, मैग्नेट एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करेगा, हालांकि वीकली अट्रैक्ट करेगा, बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करेगा। अट्रैक्ट क्यों करेगा? क्योंकि मेरा जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है ना, उसको क्या पसंद है, उसको स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड पसंद है। स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिलेगा, मैग्नेट के आसपास, इसीलिए ये मैग्नेट के आसपास जाएगा, तो एज अ रिजल्ट अट्रैक्शन होगा। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, अगर उनकी बात करें तो यहाँ पर जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका अपना एक नेट डाइपोल मोमेंट होता है। यस, जैसे पहले मैंने क्या बोला था, डायामैग्नेटिक में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे उनका खुद का कोई नेट डाइपोल मोमेंट नहीं होता था, बट यहाँ पर इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका खुद का एक नेट डाइपोल मोमेंट होता है। ऑन टॉप ऑफ दैट जब हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं इनका मैग्नेटिक मोमेंट जो है ये एक
पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है, और वो कौन सा डायरेक्शन होता है? अप्लाइड फील्ड का डायरेक्शन होता है। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता था कि अलाइनमेंट तो होती थी बट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड, जिसकी वजह से रिपल्शन होता था। यहां पर जो अलाइनमेंट हो रही है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फील्ड, जिसकी वजह से अट्रैक्शन होता है, राइट? जिसकी वजह से पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में हम क्या देखते हैं, जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इस सब्सटेंस के अंदर से होते हुए जाती हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट अट्रैक्शन। एक छोटा सा मेमोरी टिप, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार डायामैग्नेटिक में रिपल्शन होता था या पैरामैग्नेटिक में होता था, राइट? सो पी से पैरा, पी से प्यार, प्यार मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन से प्यार, मैग्नेटिक फील्ड से प्यार, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनके अंदर से होते हुए जा रही हैं, अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है? बात अगर करें ससेप्टिबिलिटी की या परमिएबिलिटी की, तो यहाँ पर देखो एग्जैक्टली डायामैग्नेटिक से उल्टा बिहेवियर है, तो इसकी ससेप्टिबिलिटी कैसी होगी? पॉजिटिव होगी, राइट? क्यों? अप्लाइड फील्ड को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? अट्रैक्शन से। सो ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव। परमिएबिलिटी की बात करें तो खुद ये मैग्नेटाइज हो रहे हैं एक्सटर्नल फील्ड में, बिल्कुल हो रहे हैं, हालांकि वीकली मैग्नेटाइज हो रहे हैं बट एटलीस्ट मैग्नेटाइज हो तो रहे हैं। तो इसीलिए परमिएबिलिटी की जो वैल्यू है वो भी ग्रेटर देन 1 होगी, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है? सो ये था हमारा पैरामैग्नेटिक। तो अब हम डिस्कस करेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये हमारा तीसरा क्लासिफिकेशन है मटेरियल्स का। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है ये वो वाले सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी टेंडेंसी होती है वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाने की, यानी कि बिल्कुल कुछ ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की तरह होते हैं बट दे आर लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल्ड होते हैं, मतलब ये बहुत स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एन अप्लाइड फील्ड। जैसे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो थे वो वीकली मैग्नेटाइज होते थे, ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं। अगर मैं पूछूं कि एक मैग्नेट है, क्या वो एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ खींचेगा? बिल्कुल खींचेगा, बिल्कुल अट्रैक्ट करेगा, राइट? बल्कि बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, ठीक है? सो इट इज़ लाइक ऐसे सोच सकते हो कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का ही थोड़ा सा एक्सट्रीम एंड इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो भाई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में ऐसा क्या अलग होता है कि ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के जैसे होते हुए भी इनसे मतलब स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं, मैग्नेट से स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, तो ये डिफरेंस क्यों होता है? तो अगर हम इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करें तो इनका भी खुद का अपना एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मतलब हर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का खुद का एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है। बट यहां पर जो चीज अलग होती है दैट इज डोमेन फॉर्मेशन। अब ये एक नया कॉन्सेप्ट है तो आप सोचोगे कि डोमेन फॉर्मेशन क्या होता है। सो देखो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर क्या होता है ना कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच में एक स्पेशल इंटरैक्शन होता है जिसकी वजह से वो आपस में छोटे छोटे ग्रुप्स बना लेते हैं, छोटे छोटे डोमेन्स बना लेते हैं। डोमेन्स बोले तो एक स्टोरी का एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस सपोज कि आपके स्कूल में एक ग्रुप डांस होने वाला है जिसमें 20 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है? अब डांस की कोरियोग्राफी कुछ ऐसी है जिसमें वो 20 बच्चों में से 5 बच्चों ने डिसाइड किया कि हम हाथ को राइट में रखेंगे, 5 ने डिसाइड किया कि उस टाइम पर हम हाथ को लेफ्ट में रखेंगे, 5 ने डिसाइड किया कि हम हाथ को ऊपर रखेंगे और 5 ने बोला हम नीचे रखेंगे। So, ऐसे तो सुन के कुछ एक्सरसाइज टाइप की फीलिंग आ रही है बट ठीक है ना, ग्रुप डांस है। तो अब उस ग्रुप डांस में उस एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगा, 5 बच्चे ऐसे कर रहे होंगे, 5 ऐसे कर रहे होंगे, 5 ऐसे कर रहे होंगे और 5 ऐसे कर रहे होंगे। तो मतलब जो 20 बच्चे थे उन्होंने अपने आप को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। एक एक ग्रुप में 5 बच्चे हैं और हर ग्रुप के जो 5 बच्चे हैं वो सेम डायरेक्शन में अलाइंड है। बात समझ में आई? तो इस तरह के जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं इन्हें हम कहते हैं डोमेन। बात समझे? वही चीज यहां पर हो रही है। यहां पर क्या हो रहा है कि वो जो मेरा डब्बा था ना, जैसे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या था, एक डब्बे के अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे उनका खुद का एक मैग्नेटिक मोमेंट था बट वो सारे रैंडमली अलाइंड थे। यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ क्या है, उस डब्बे के अंदर ये मैग्नेटिक मोमेंट वाले जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं इन्होंने आपस में ग्रुप्स बना लिए हैं। ओके, मैं ग्रुप नंबर 1 में हूं तो हम सब इधर अलाइन करेंगे, हम ग्रुप नंबर 2 के हैं हम इधर अलाइन करेंगे। तो इस तरीके से उस डब्बे के अंदर अलग अलग डोमेन्स बन गए हैं और हर डोमेन के
सारे पार्टिकल्स जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइंड है, विच मीन्स कि हर एक डोमेन जो है उसका अपना एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट है, हर एक डोमेन का। करेक्ट? बात समझ में आई सबको? ओके। अब देखो क्या होता है, तो इस केस में जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, जो मेरे डोमेन्स हैं ना वो अलाइन हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फील्ड। मतलब पूरा का पूरा जो डोमेन है वो पूरा का पूरा डोमेन जो है उसकी अलाइनमेंट हो जाती है, और उसी के वजह से यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में हम देखते हैं एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील होता है, ये स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज होते हैं। करेक्ट? थोड़ा थोड़ा समझ में आया? अभी इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब अगर बात करें ससेप्टेबिलिटी की, तो ऑब्वियसली भाई ससेप्टेबिलिटी पॉजिटिव तो डेफिनेटली है, क्योंकि ये अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। इनफैक्ट पॉजिटिव तो है ही, बल्कि इसकी वैल्यू भी काफ़ी लार्ज है कंपेयर टू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। बात अगर करें परमिएबिलिटी की, तो परमिएबिलिटी की वैल्यू 1 से ज़्यादा तो है ही, इनफैक्ट इट इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, मतलब इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है व्हेन कंपेयर टू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, तो बच्चों इस डिस्कशन से हमें क्या समझ में आया, पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म का जो फर्क है वो किसकी वजह से है, डोमेन फॉर्मेशन की वजह से है। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो हमने नोटिस किया फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर में वो ये है कि बिहेवियर जो है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मतलब ये कि अगर हम टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें तो कोई एक सब्सटेंस जो फेरोमैग्नेटिक था वो पैरामैग्नेटिक बन जाता है। मतलब एट वेरी हाई टेम्परेचर्स अ फेरोमैग्नेट बिकम्स अ पैरामैग्नेट। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि देखा जाए तो फेरोमैग्नेट और पैरामैग्नेट का बिहेवियर तो सेम ही है, जस्ट दैट फेरोमैग्नेट का बिहेवियर थोड़ा एक्सट्रीम है बिकॉज ऑफ दिस एंटायर डोमेन फॉर्मेशन थिंग, है ना। अब होता ये है कि बहुत हाई टेम्परेचर में जो डोमेन का जो ये स्ट्रक्चर है ये डिसइंटीग्रेट कर जाता है। तो जहां डोमेन का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया तो मेरा फेरोमैग्नेट क्या बन गया, पैरामैग्नेट बन गया। तो फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में इतना कुछ पढ़ने के बाद एक सवाल कई बार दिमाग में आता है बच्चों के, और वो सवाल ये है कि हमने ये देखा कि ये जो फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर था उसमें क्या हो रहा था कि जैसे ही हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो वो जो सब्सटेंस था वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो गया। तो सवाल ये आता है दिमाग में कि अगर उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को मैं हटा लूँ तो क्या होगा? क्या वो सब्सटेंस अभी भी मैग्नेटाइज्ड ही रहेगा या फिर वो सब्सटेंस डीमैग्नेटाइज हो जाएगा? वेल, दोनों ही हो सकता है। इनफैक्ट इसी के बेसिस पर हम फेरोमैग्नेट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, हार्ड फेरोमैग्नेट्स एंड सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स। हार्ड फेरोमैग्नेट्स वो होते हैं जो तभी भी मैग्नेटाइज्ड रहते हैं जब आपने एक्सटर्नल फील्ड को हटा लिया है। मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो चला गया है बट स्टिल वो सब्सटेंस मैग्नेटाइज्ड है। इसका एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है एल्निको। सो एल्निको एक एलॉय है एल्यूमिनियम, निकेल, कोबाल्ट एंड कॉपर का। तो इस तरह के मटेरियल को, हार्ड फेरोमैग्नेट्स को हम यूज़ करते हैं टू मेक परमानेंट मैग्नेट्स। परमानेंट मैग्नेट्स मतलब जिनकी मैग्नेटाइजेशन परमानेंट है, वो बहुत टाइम तक मैग्नेटाइज्ड ही रहते हैं। और इस तरह के परमानेंट मैग्नेट्स को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? जैसे कि मैग्नेटिक कंपास के नीडल में, राइट। और जो दूसरा कैटेगरी है दैट इज सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स, यानी कि ऐसे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जिनकी मैग्नेटाइजेशन खत्म हो जाती है जैसे ही आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा लेते हो। और इसका एक शानदार एग्जाम्पल है सॉफ्ट आयरन, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में यूज करते हैं। तो इतनी देर से बच्चों हमने डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के बारे में इतनी चीजें डिस्कस की। एक चीज जो दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये इनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से मटेरियल होते हैं, राइट। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जैसे कि कॉपर, गोल्ड, क्वार्ट्ज, मरकरी, वाटर, अल्कोहल, हाइड्रोजन। एंड विद दिस यू ऑल्सो नो कि हमने क्या देखा था कि कोई भी एक मैग्नेट होता है वो सारे मटेरियल को अट्रैक्ट नहीं करता है, राइट। हमने देखा था ना जब हमने लेसन शुरू किया था कि यार कि मैग्नेट जो है एक आयरन नेल को तो अट्रैक्ट कर रहा है लेकिन वो जो है एक पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, राइट। या फिर कुछ भी, कोई दूसरा सामान ले लो, मान लो कॉपर ले लो, तो कोई भी दूसरा सामान ले लो, जैसे मान लो पानी ही ले लो,
उसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, राइट? तो ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि देखो आयरन जो है ये फेरोमैग्नेटिक है, हमने देखा ना कि पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, और डायामैग्नेटिक जो है दैट इज नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, राइट? तो इसी वजह से कुछ मटेरियल्स को मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, कुछ को नहीं करता है। अब अगर पैरामैग्नेटिक के एग्जांपल्स देखें जैसे कि एल्यूमिनियम, प्लैटिनम, क्रोमियम, मैंगनीज, कॉपर सल्फेट। फेरोमैग्नेटिक की बात करें तो आयरन, निकल, कोबाल्ट, या फिर एलॉयज ऑफ आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। तो प्राइमरीली ये तीन मेरे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, जिसको आप अधिकतर देखोगे ये आयरन नेल्स, मैग्नेट्स वगैरह के बनाने के चीजों में, इन क्षेत्र में यूज होते हैं। तो चलो बच्चों देखते हैं प्रॉब्लम्स। ये रहा प्रॉब्लम नंबर 1। अ टोरॉइडल सोलेनॉइड हैज 3000 टर्न्स एंड अ मीन रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास एक टोरॉइडल सोलेनॉइड है, जो इस तरह का सर्कुलर सोलेनॉइड होता है उसको हम टोरॉइडल सोलेनॉइड बोलते हैं। ठीक है, इसमें 3000 टर्न्स है, सो नंबर ऑफ टर्न्स इज 3000। इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर्स। इट हैज अ सॉफ्ट आयरन कोर ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी 2000। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर जो है दैट इज 2000। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन द कोर when a current of 1 ampere is passed through the solenoid। तो ये सब कुछ दिया हुआ है, मुझे B की वैल्यू निकालनी है। तो एक टोरॉइडल सोलेनॉइड में हाउ डू वी नॉर्मली कैलकुलेट B? B इज गिवन एज म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट तब जब अंदर कोई मटेरियल नहीं है, बट इसके अंदर मटेरियल है, बिल्कुल है, इसके अंदर सॉफ्ट आयरन मटेरियल है, तो यहाँ पर म्यू नॉट नहीं होगा, ये हो जाएगा म्यू, क्योंकि म्यू हम इस मटेरियल की बात कर रहे हैं, राइट? म्यू नॉट मतलब परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जब अंदर कोई मटेरियल नहीं है। तो यहाँ मटेरियल है तो ये हो जाएगा म्यू इंटू एन इंटू आई। ध्यान देना है ये एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये हो जाएगा म्यू इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ कितना होगा सोलेनॉइड का? सर्कुलर है तो इसका सरकमफेरेंस दैट इज 2 पाई आर इंटू आई। अब देखो ये सारी वैल्यूज हमारे पास लगभग दी हुई है। म्यू को हम क्या लिख सकते हैं? म्यू आर इंटू म्यू नॉट, ये एन डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इंटू आई। तो अब सारी वैल्यूज डाल देंगे। म्यू आर की जगह हम डालेंगे 2000, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, एन है 3000, आई की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर दैट इज 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू है 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, सो दिस विल कम आउट टू बी 12 टेस्ला। अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 1600 एम्पियर पर मीटर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 वेबर। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू है? ये मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड, व्हाट इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड? मैग्नेटाइजिंग फील्ड कह लो, मैग्नेटाइजिंग फोर्स कह लो, दैट इज H। तो H की वैल्यू दी हुई है। सो क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि A की वैल्यू दी हुई है। मुझे क्या निकालना है? मुझे म्यू की वैल्यू निकालनी है, मुझे ससेप्टिबिलिटी काई की वैल्यू निकालनी है। अब इन सब के बीच का काफी सारा रिलेशन हमने अभी अभी देखा था, राइट? तो जैसे कि उसमें से एक रिलेशन हमने क्या देखा था कि म्यू जो है, B जो है दैट इज इक्वल टू म्यू H, ये एक रिलेशन देखा था हमने, राइट? इसमें से H की वैल्यू दी हुई है, म्यू की वैल्यू निकालनी है, और B की वैल्यू दी हुई तो नहीं है बट हम निकाल सकते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि फाई B दिया हुआ है विच इज मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। ठीक है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड यहां से निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाई एरिया दैट इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाई एरिया दिया हुआ है कितना? 0.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर को हमने मीटर स्क्वायर में चेंज किया। तो अब जो है वापस अगर मैं यहाँ पे जाती हूँ तो मैं म्यू की वैल्यू निकाल सकती हूँ, बिकॉज म्यू विल बी इक्वल टू B बाई H। तो B की जगह मैं लिख सकती हूँ 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई H। सो H इज गिवन एज 1600 एम्पियर पर मीटर। तो इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो वी गेट 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला पर एम्पियर मीटर। ठीक है, तो म्यू निकल गया। अब मुझे काई निकालना है, काई की वैल्यू निकालनी है। काई के साथ क्या रिलेशन होता है? हमने देखा म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई, बट म्यू और म्यू आर बराबर नहीं है। म्यू आर के बदले में मैं क्या लिख सकती हूँ? मुझे पता है कि म्यू इज इक्वल टू म्यू आर इंटू म्यू नॉट,
राइट। सो म्यू आर के बदले में मैं लिख सकती हूँ म्यू डिवाइडेड बाई म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस काई, यानी कि म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस काई, राइट। अब मुझे म्यू पता है, म्यू नॉट तो कांस्टेंट होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, तो मैं आराम से काई की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो आप खुद से कैलकुलेट कर लो और ससेप्टेबिलिटी यानी कि काई की वैल्यू निकाल लो फॉर दिस बार। लर्नो हब एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलते हैं वीडियोस, नोट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, सैंपल पेपर्स एंड ऑनलाइन टेस्ट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इतना ही नहीं, लर्नो हब क्लास 11-12 यूट्यूब चैनल पर चलते हैं फ्री बैचेस फॉर 11th एंड 12th। क्लास 11th के बच्चों के लिए अथर्व बैच मंडे टू फ्राइडे एट 4:30 PM और क्लास 12th के बच्चों के लिए अनंत बैच मंडे टू फ्राइडे एट 6 PM। अगर आप या आपके जान पहचान का कोई तैयारी कर रहा है नीट या जेईई का, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर है लर्नो हब नीट पे जीत, जेईई पे जीत का कंप्लीट कोर्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री। इनमें चैप्टर्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, लाइव क्लासेस, ढेर सारे क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिटेल्ड में कवर्ड हैं। और तो और यू कैन आस्क ऑल योर डाउट्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ लर्नो हब। हमारा एंड्रॉयड ऐप भी है। आप 1-on-1 क्लास लेना चाहते हो तो है लर्नो हब स्वयं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। तो बच्चा पार्टी इसी के साथ हम आ चुके हैं इस वीडियो के एंड तक, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर का ये 1 शॉर्ट वीडियो आपको जरूर यूजफुल लगा होगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट हुए हैं क्रिस्टल क्लियर तो कमेंट्स में जरूर लिख के बताना कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। और मैं आपको जल्दी ही मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।